5000 साल तक वुमेन पे अत्याचार रहा। जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर हस्बैंड कहे कि चाय बना लाओ एक कप, तुम मना कर दो, इट अमाउंट्स टू रेप। दूसरी शादी नहीं कर सकते। प्राचीन काल से हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। 1955 से इस विवाह को बनाए रखने की कोशिश के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट को अमल में लाया गया, लेकिन वक्त के साथ इसमें कई परिवर्तन किए गए, क्योंकि विवाह जो पहले एक पवित्र और अटूट बंधन था, समय के साथ वो बदला। पहले जन्म जन्मांतर का संबंध होता था, अब कुछ परिस्थितियों की वजह से उस संबंध को तोड़ा भी जा सकता है, जैसे एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह, नपुंसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, रिश्ते में छल कपट। पति पत्नी के रिश्तों के इन्हीं बदलते स्वरूप को देखते हुए कानून में भी कई बदलाव हुए और रिश्ते को बचाने, साथ ही पति पत्नी दोनों के ही अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का स्पेशल शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। आज इस शो में विवाह के कानूनी पहलू को समझाने के लिए हमारे साथ हैं सिविल लॉ के जानकार प्रोफेसर उदय सिंह राठौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे विवाह से जुड़े जो भी कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसको लेकर बात करेंगे कि सबसे पहले मतलब इस कानून को लाने की, इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये एक्ट क्या है? देखिए मैम, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कानून की ज़रूरत तब पड़ती है जब विवादों का जन्म होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म होता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉज चाहिए। लॉज अगर कोडिफाइड होंगे, अगर वो एक जगह पे किसी बुक में, एक सीरीज़ में, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में अगर वो मेंशन्ड होंगे, तो उससे व्यवस्था सही ढंग से चलाई जा सकती है। इसी बात को देखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को कोडिफाई किया गया, ताकि पूरे इस हिंदू सेक्ट के लिए एक कोडिफाइड लॉ हो कि किस तरीके से आप शादी कर सकते हैं, किस तरीके से डिवोर्स होगा। ये सारे प्रोसीडिंग को एक कोडिफाइड फॉर्म दिया गया। हालांकि भारत में ये एक बहुत बड़ा प्रयास था, क्योंकि आपको समझना होगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां कस्टम्स में सब कुछ प्रैक्टिस किया जाता था। इवन आज तक मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। और 1955 में हिंदुस्तान की मेजॉरिटी इस बात को स्वीकार करती है कि हम कोडिफाइड लॉ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, और इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत एक सेंसेशन था, जो पहली बार हिंदुओं के लिए एक शॉक के रूप में दिख रहा था। जैसे हिंदू समाज की मान्यता थी कि लड़की डोली में उठती है और अर्थी में ही वापस आती है। इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने और कहा कि अर्थी में वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप डिवोर्स लेके भी वापस आ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये वो डिवोर्स की बात हो रही थी जिसके बारे में कई मूवीज में दिखाया गया कि तलाक शब्द हिंदुस्तान का है ही नहीं। हालांकि मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि तलाक शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, ओके, या विवाह विच्छेद की बात हिंदुस्तान नहीं करता है। नारद शास्त्र में ओके बाकायदा इस बात का वर्णन है कि तलाक लिया जा सकता है। उसी तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने भी इस बात पे जोर दिया कि कुछ परिस्थितियों में अगर विवाह वहां पे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है वो तलाक लिया जा सकता है। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक लॉ कोडिफाई किया गया और एक बहुत बड़ी पहल थी। और आज के तारीख में पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू समाज इसी लॉ से गवर्न हो रहा है। क्या हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर अप्लाई होता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है। वो बताता है कि एप्लीकेशन के पर्पस से अगर हम देखें कि हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई करने के पर्पस से अगर समझने की कोशिश करें तो ये हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हिंदू कौन है। अगर आपके पिता मुस्लिम है और माता हिंदू है, तो बच्चा कौन से धर्म का होगा? यह एक बहुत बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन रहा। इसका जवाब हिंदू मैरिज एक्ट ने दिया कि अगर माता या पिता में से कोई भी हिंदू है और बच्चे का अगर ब्रॉटअप यानी कि उनका पालन पोषण अगर हिंदू धर्म के अनुसार किया गया है, तो बच्चा हिंदू माना जाएगा। तो ये काफी सारे क्वेश्चनों का जवाब देते हो। लेकिन हां, इस बात को आपको यहां समझना होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जो अल्पसंख्यक है, जैसे ईसाई, क्रिश्चियन, ये सारे समाज, उनके लिए
कौन सा law? देखिए, जब भी आप किसी मैरिज एक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैरिज एक्ट अक्सर जो है एक पर्सनल लॉ का मैटर होता है। तो मुस्लिमों के लिए अपने लॉज हैं, ईसाइयों के लिए अपने लॉज हैं, हिंदुओं के लिए अपने लॉज हैं। हमारे कंट्री में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया है, सबके लिए एक जैसा लॉ नहीं है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन, हाँ, पहल शुरू हो चुकी है, कई स्टेट्स ने अब इंट्रोड्यूस किया है यूसीसी को, तो आगे डेफिनेटली सबके लिए एक जैसा लॉ होगा। लेकिन जब पर्सनल लॉ की आप बात करेंगे तो हर सेक्ट, हर कम्युनिटी अपना एक पर्सनल लॉ मूव करता है। हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के लिए एचएमए है, मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। उसी तरीके से अगर क्रिश्चियन की बात करें तो उनके डिफरेंट लॉज हैं जिनसे वो गवर्न होते हैं। तो ये पर्सनल लॉ का मैटर होने के कारण सबके अपने अपने अलग लॉज होंगे। मैरिज के क्या क्या कंडीशंस है, किन हालातों में आप कह सकते हैं कि आप इनसे शादी कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को समझना होगा, जहां पे 5 कंडीशंस की बात की गई है कि ये 5 स्थिति हमेशा देखी जाएगी शादी को एक वैलिड मैरिज के लिए। सबसे पहले कहा गया है कि आपकी ऑलरेडी कोई पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। अगर आपकी हस्बैंड, कोई भी स्पाउस लिविंग है, तो उस ऐसे केसेस में अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ऐसे केसेस में ऐसी शादियां वॉइड मानी जाती हैं, वैलिड नहीं मानी जाती है। कुछ और वहां पे प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, जैसे एक प्रोहिबिशन वहां पे लगाया गया है कि कुछ करीबी रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते। इसके लिए सपिंडा रिलेशनशिप का वहां पे जिक्र किया गया है और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जिक्र किया गया है, जहां पे एक लिस्ट दिया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है और जिन रिश्तों में शादी करने पे बार लगाया गया है। लेकिन एक बात यहां पे बहुत मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो आप करीबी रिश्तों में भी हिंदू होने के नाते शादी कर सकते हैं। तो ये बार कस्टम तक ही है। अगर कस्टम अलाउड है तो आप शादी अलाउड हो जाता है करीबी रिश्तों में भी। और ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में आप ये 3F और 3G को जब 5 के साथ पढ़ा जाता है तो वहां से ये बात पता चलती है। अभी आपने प्रोहिबिटेड मैरिज की बात की, क्या है ये और क्या क्या कंडीशंस पे आप किसी को प्रोहिबिट कर सकते हैं? कि देखिए, प्रोहिबिशन की अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तो 2 प्रोहिबिशंस वहां पे हैं। एक है कि आप सपिंड्स के बीच में शादी नहीं कर सकते। सपिंड्स क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि डिफरेंट राय है सपिंड्स को लेके, बट बहुत आसान भाषा में कहूं तो जो सेम पिंड से निकले हैं, अगर हमारे पूर्वज एक हैं तो कुछ डिग्री तक हमारी शादी को बार किया गया है। ओके, तो ऐसे केसेस में वो शादी अलाउड नहीं है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मदर के साइड से 3 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते और फादर के साइड से 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते। यानी कि फादर के साइड से अगर 6ठा जनरेशन में कोई फॉल करता है तो उससे मैं शादी कर सकता हूं, और मदर के साइड से अगर 4थे जनरेशन में कोई फॉल कर रहा है तो वहां पे शादी अलाउड है। तो ये बात हमें यहां पे समझनी होगी कानूनी तौर पे कि मदर के साइड से सिर्फ 3 जनरेशन तक ही बार है और फादर के साइड से थोड़ा सा ज्यादा बार लगाया गया है, 5 जनरेशन तक बार लगाया गया है। उसके बाद आप अपने रियल ब्रदर सिस्टर्स, इनके बीच में शादियां अलाउड नहीं है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फिर कुछ रिश्तों की बात की गई है जिनके बीच में शादी अलाउड नहीं है, जैसे आप अपने मम्मी से, अपने क्लोज रिलेटिव से, अपनी बहन से, इससे शादियां अलाउड नहीं है। लेकिन एक शॉकिंग बात यहां पर मैं समझाना चाहूंगा जो इस्लामिक लॉ में है और हिंदू लॉ में नहीं है। हिंदू लॉ मिल्क रिलेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यानी कि अगर किसी वुमेन ने किसी बच्चे को फीडिंग ऑफ द मिल्क कराई है तो उस पे हिंदू मैरिज एक्ट शादी का बार नहीं लगाता, जबकि इस्लाम उस पे शादी का बार लगाता है। यानी कि हिंदू लॉ 1955 को, अगर एचएमए 1955 को देखा जाए तो वहां मिल्क रिलेशन का रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है कि वहां इस चीज को भी रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते। ओके, मिल्क रिलेशन को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और यहां इस्लाम थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखता है। ओके, तो एक यहां पे पहल होनी चाहिए कि अमेंडमेंट होनी चाहिए और मेरी ये हमेशा से राय रही है कि मिल्क रिलेशन को भी यहां पे एक रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए और शादी पे वहां पे भी प्रोहिबिशन लगना चाहिए। अभी आपने संशोधन की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट में कब कब संशोधन हुआ और किन किन आधारों पर? देखिए, सबसे बड़े संशोधन की मैं बात कर देता हूं। बहुत सारे संशोधन हुए हैं और टाइम टाइम पे होते रहे हैं। 1964 का संशोधन था, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन को पार्शली एंट्री मिली। लेकिन सबसे बड़ा संशोधन था 1976 का, जब हमारे एक्ट में सेक्शन 13B लाया गया, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 1955 में जब एचएमए 1955 बनाया गया तो उस वक्त डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट का ग्राउंड नहीं था। यह बाद में लाया गया है 1976 में। और आपको भी पता है और
सारे दर्शकों को भी पता है कि जब से 13B आया है, डिवोर्स का एक फ्लड गेट ओपन हो चुका है और लगातार डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं और लगातार आप हर दिन न्यूज़पेपर में एक डिवोर्स का केस पढ़ते हैं। चाहे आपने कल का ही न्यूज़पेपर पढ़ा हो या आज का पढ़ा हो, आपको बखूबी पता है। जैसे हम अभी मैरिज कंडीशंस की बात कर रहे थे कि किन आधार पर शादी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो क्या 7 फेरे धर्म की नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 फेरे होंगे तभी शादी पूरी होगी, कानून की नज़र में भी ये इतना ही ज़रूरी है? देखिए, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अगर राइट्स एंड सेरेमनीज की बात करें तो अभी आपने कहा, शुरुआत में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हिंदू मैरिज को जो है वो एक सेक्रेमेंट के रूप में देखता रहा है। तो मैं यहां पे समझाना चाहूंगा कि सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि ईदर पार्टी का राइट्स एंड सेरेमनीज, मतलब दोनों में से किसी भी एक पार्टी का राइट्स एंड सेरेमनी फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि अगर या तो लड़की के रीति रिवाज से शादी हो सकती है या लड़के के रीति रिवाज से शादी हो सकती है, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के रीति रिवाजों को मिक्स करके शादी नहीं हो सकती, कि 50% लड़की के रीति रिवाज और 50% लड़के के रीति रिवाज से अगर शादी आप करते हैं तो कानून की नजर में वो शादी एक वॉइड मैरिज है, एक जीरो मैरिज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल तो अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो दोनों लोगों को खुश रहना है और दोनों के परिवारों को खुश रखना है, तो दोनों के रिचुअल्स होते हैं। तो मैं आपके बारे में यहां पे समझाना चाहूंगा कि यहां पे आप एक रिचुअल्स करके दूसरा रिचुअल्स करें वैलिड है, मिक्स नहीं कर सकते कि थोड़ा आपके रिचुअल्स ले लिए, थोड़ा हमारे रिचुअल्स ले लिए और फिर वो शादी कराई गई, ये गलत है। लेकिन पहले लड़की के रीति रिवाज से शादी हो गई। अगर आप हुड्डा साहब को देखें तो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वहां पे शादी एक अलग तरीके से होती है, फिर वो अपने रीति रिवाज से करते हैं। तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अलग अलग रीति रिवाज से शादी करिए, उस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप मिक्स नहीं कर सकते। यानी विराट कोहली साहब का एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है कि वो कहते हैं कि भाई कि थोड़ा आधा आपका आधा हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन रीति रिवाज में ये कंट्रीब्यूशन काम नहीं करेगा। हाँ, सजावट में, बाकी चीजों में, खिलाने में आप कंट्रीब्यूशन करें, वो अच्छी बात है, लेकिन रीति रिवाज कानून नहीं मानता, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। तो 7 फेरे कानून की नजर में, 7 फेरे पे मैं आता हूं। सप्तपदी, सेक्शन 7 में सप्तपदी का जिक्र किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, और सप्तपदी को अगर मैं समझाऊं तो आप समझने की कोशिश करिएगा वहां पे क्या लिखा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। सप्तपदी के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखा गया है 7 स्टेप्स बिफोर सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के सामने 7 स्टेप्स। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सप्तपदी को रिकॉग्नाइज करता है और यह एक एसेंशियल कंडीशन है मैरिज का। लेकिन कब है, मैं आपको बताता हूं। अगर जिस रीति रिवाज, अगर लड़की के रीति रिवाज से शादी कराई जा रही है और उनके रीति रिवाजों में अगर सप्तपदी है तो सप्तपदी परफॉर्म करना, 7 फेरे परफॉर्म करना जरूरी है, मैंडेटरी है। और अगर आपने वो परफॉर्म नहीं किया है तो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो लड़के या लड़की किसी की भी रीति रिवाज से शादी हो रही है और उनके रीति रिवाजों में सप्तपदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 फेरों का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पे परफॉर्म करना कोई जरूरी नहीं है सप्तपदी। बिना 7 फेरों के भी वो शादी 100% एक वैलिड शादी मानी जाएगी। बस सप्तपदी को लेके आप इतनी बात ध्यान रखें कि अगर आपके कस्टम में सप्तपदी है तो आपको परफॉर्म करना होगा। दिस इज द लाइन। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक बार प्रोसेस बताएं। देखिए, और ये कितना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि पहले के समय में तो कोई नहीं कराता था, लेकिन आज के समय में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बात की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप भले ही किसी से भी शादी करें, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इसके क्या फायदे हैं और ये प्रोसेस क्या है? देखिए, आज आप लोग देखेंगे कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए, बट अपने लाइफ को रजिस्टर कराने के लिए वो जागरूक नहीं है। एक केरला का लड़का है, उत्तर प्रदेश में आता है और एक लड़की को वो कहता है कि मैं तो बैचलर हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई, आप मुझसे विवाह कर लो। वो लड़की उससे उस भरोसे में आके थोड़ी छानबीन करने की कोशिश की जाती है, बट उतना पता नहीं चलता, वो उससे विवाह कर लेती है। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड था। इसका सॉल्यूशन है रजिस्ट्रेशन। अगर शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हमने कर दिया होता तो उस लड़के का शादी ऑलरेडी, अगर उसने शादी की थी तो वो रजिस्टर्ड होता। तो उस लड़की को बस कुछ नहीं करना था, रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक छोटा सा अमाउंट पे करना था और उसकी पूरी कुंडली निकल आती। तो हम पंडितों से कुंडली तो निकलवा रहे हैं, रजिस्ट्रार के यहां से कुंडली नहीं निकल पा रही है, जो ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे बच्चों के साथ,
हमारे यंग लोगों के साथ, जो हमारे जनरेशन है आने वाले, उनके साथ गलत ना हो। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो शादी को रजिस्टर्ड कराए। लेकिन इसमें लॉ में भी मैं आपको लॉ पॉइंट एक समझाना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी कराया गया है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली वो शादी की वैलिडिटी पे इफेक्ट नहीं डालता। मतलब वो शादी 100% वैलिड मानी जाती है। यानी कि आज के तारीख में अगर कानून की बात करें तो रजिस्ट्रेशन उस तरीके से कंपलसरी नहीं है कि जो शादी की वैलिडिटी पे अटैक कर पाए। तो कानून में भी चेंज करने की सख्त जरूरत है और डेफिनेटली आगे चल के जो कानून आने वाले हैं उसमें रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी प्रोसेस होगा। लेकिन फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर आप नहीं भी कराते हैं तो भी शादी वैलिड है। हाँ, 25 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है आपके ऊपर। ये लॉ है कि अगर आप शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो 25 रुपए की पेनल्टी स्टेट आपके ऊपर लॉ लगा सकता है। जबकि रजिस्टर्ड कराना बहुत आसान है। आप सीधे एसडीएम के ऑफिस में जाइए। ओके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ऑफिसेस बनाए गए हैं। ओके, वहां पे आप जाइए, एक 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है, उसको लेके आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, एज, जिसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां पे जरूरी है कि आप अपना एज सर्टिफिकेट, अपना मैरिज का जो भी आपके कार्ड वगैरह हैं वो आप वहां पे सबमिट कराएं और अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अपने नियरेस्ट किसी भी आप एसडीएम ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके आप अपनी शादी को रजिस्टर कराने का बहुत आसान सा तरीका है, उसको आप अपना सकते हैं। अभी आपने बदलाव की बात की कि कानून में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं पर है। तो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉ लाए गए, उनमें बदलाव किया गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सिविल लॉ में भी बदलाव किया जाएगा? सिविल लॉ में बदलाव की सख्त जरूरत है और बदलाव आने लगा है। अगर आप यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रेवोल्यूशन है इस कंट्री के लिए। लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे सेक्ट इस पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 1955 में जब इस कंट्री में मेजॉरिटी हिंदू थे और उनको हिंदू मैरिज एक्ट दिया गया, जहां कहा गया तलाक जैसा कॉन्सेप्ट उनको दिया गया, उनके रीति रिवाज के अगेंस्ट था। अगर दूसरे पॉइंट पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो बाइगेमी, पॉलीगैमी को रोका गया, मोनोगैमी को बढ़ावा दिया गया, यानी कहा गया एक से ज्यादा शादी एक हिंदू नहीं कर सकता। तो उन लॉज को भी उस वक्त 1955 में भी मेजॉरिटी कम्युनिटी इस कंट्री का एक्सेप्ट करता है। तो अगर आगे चल के यूसीसी लाया जाता है तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि बदलाव के लिए तैयार रहिए। ओके, अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल वर्ल्ड इज द चेंज। ओके, तो चेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और डेफिनेटली चेंज आ रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज की तरह आप बहुत जल्द देखेंगे, सरकार इस पे काम कर रही है। कुछ स्टेट्स ने तो आपने उत्तराखंड के न्यूज देखा, आपने अप्लाई कर दिया गया है। आने वाले टाइम पे पूरे इंडिया में यूसीसी होगा, तो डेफिनेटली बदलाव है और बदलाव होना चाहिए। अब तलाक की बात कर लेते हैं। शादी की बात कर रहे हैं तो तलाक उससे अछूता नहीं है, मतलब उसका बहुत बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा मामले आजकल तलाक के आ रहे हैं। कल ही एक केस आया था जहां पर हमने पढ़ा कि शादी से ज्यादा खर्च तलाक में होने वाला है और पति ने बकायदा ऑफर कर दिया है नोएडा में घर और गाड़ी। तो इस पर इसके क्या प्रोसेस हैं? किन किन आधारों पर तलाक ले सकते हैं, किन किन कंडीशंस पे? देखिए, तलाक के जो ग्राउंड्स है वो अगर आप लॉ पॉइंट के बेसिस पे बात करें तो सेक्शन 13 ऑफ एचएमए डिवोर्स के ग्राउंड्स की बात करता है, जहां पे सेक्शन 13 में आपको 3 तरीके से तलाक को समझना होगा। सेक्शन 13 में बेसिक तौर पे एक है कुछ ऐसे आधार जो पति और पत्नी दोनों को अवेलेबल है, जिसमें एडल्ट्री, क्रुएल्टी, अगर इस तरीके कन्वर्जन, इस तरीके जो ग्राउंड्स है, अगर पति इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो वाइफ भी तलाक ले सकती है, और अगर वाइफ इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है तो पति भी तलाक उससे ले सकता है। उसी तरीके से अगर वाइफ क्रुएल्टी करे या फिर हस्बैंड क्रुएल्टी करे, दोनों को तलाक लेने का अधिकार है। कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ विमेन को दिए गए हैं, वाइफ को दिए गए हैं, जिसमें 4 ग्राउंड्स हैं। उसमें अगर हस्बैंड रेप के केसेस में गिल्टी पाया जाता है, सोडोमी, बेस्टियलिटी, इस तरीके के केसेस में अगर वो गिल्टी पाया जाता है, वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, यानी कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर आ गया और उसके बाद उसका बिहेवियर में बदलाव आता है, यस, और उसके बाद अगर आप समझने की कोशिश करें तो कई ऐसे ग्राउंड्स हैं। अगर आप जैसे 15 ईयर्स से, अगर एक और ग्राउंड में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो 15 ईयर्स से अगर कम उम्र के किसी वाइफ का, अगर किसी लेडी की शादी करा दी जाती है, किसी गर्ल की शादी करा दी जाती है, तो उसके पास ऑप्शन दिया गया है कि 15 से 18 के बीच में वो शादी को रेपुडिएट कर सकती है, ब्रेक कर सकती है और तलाक ले सकती है।
तो कुछ ग्राउंड सिर्फ वुमेन के पास, सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल है। और एक जो सबसे बड़ा चेंज जो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा वो था 13B, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी एक डिवोर्स का तरीका है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स भी पॉसिबल है। मतलब कि अगर आपके कोई कस्टम में, अगर कोई आपके प्रैक्टिस में अगर डिवोर्स का कोई मेथड है जहां पे एक तरीके से डिवोर्स दिया जाता था, तो आज भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने उसको अफेक्ट नहीं किया है। आज भी उस मेथड से आप डिवोर्स ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट के बाहर भी डिवोर्स पॉसिबल है, इवन आफ्टर पासिंग ऑफ HMA 1955। तलाक की और ज्यादा बात कर लेते हैं। इसमें जब गुजारा भत्ता दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? तलाक और किसी एक, जैसे पति पत्नी है तो हमेशा पति को इसमें नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि पत्नी की तरफ से एक बड़ा अमाउंट गुजारा भत्ता के तौर पे मांगा जाता है। अभी इसके पहले कल का न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, इसके पहले एक काफ़ी फेमस क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुर्खियों में थी। तो क्या कहना, गुजारे भत्ते को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, दुरुपयोग और सदुपयोग, इस बात को समझना पड़ेगा हमें सबसे। 5000 साल तक वुमेन पे अत्याचार रहा, तब दुरुपयोग लोगों को नहीं दिखा। चिता में जिंदा जलाई गई, दुरुपयोग नहीं दिखा। दहेज के लिए इतनी वुमेन जलाई गई, दुरुपयोग नहीं दिखा। आज एक वुमेन थोड़ा सा अमाउंट डिमांड कर देती है, जनता को प्रॉब्लम लगता है कि सर दुरुपयोग हो रहा है। एक झूठा केस आता है, आप दुरुपयोग में घबरा जाते हो। कई केसेस ऐसे झूठे लाए गए जिसके कारण कितनी वुमेन इस कंट्री में मरी है। आज थोड़ा सा तकलीफ लोगों को हो रहा है, उन्हें दुरुपयोग दिख रहा है। इस दुरुपयोग पे मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, जस्टिस की आप बात करें तो जस्टिस इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि कभी अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो आज हम उनके साथ गलत करें। ओके, लेकिन इस बात को समझिए, आप हार्दिक पांड्या की या किसी की भी बात करिए, स्टेटस के अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस दिया जाता है। जनता अभी अंबानी साहब के बेटे की शादी चल रही है, माहौल चल रहा है, लोग कह रहे हैं इतना पैसा बहा रहे हैं, इतना पैसा बहा रहे हैं। कितना पैसा बहा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। आपके पास 2 करोड़ है, उसमें से आप 50 लाख रुपया शादी में लगा देते हैं, वो कई लाख करोड़ का मालिक है, उसके लिए तो एक छोटा सा अमाउंट है। समझने की कोशिश करिएगा। तो जिस इंसान से मांगा जा रहा है वो मेंटेनेंस, उसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति चेक करिए। वो निरहुआ रिक्शे वाले से नहीं मांग रही है कि गिव मी दिस मच ऑफ द अमाउंट। वो जिससे मांग रही है वो अपने आप में भी एक टाइकून है। ओके, तो इसलिए स्थिति के अनुसार कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है। तो जैसी स्थिति होगी आपकी, वैसा ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस आप जो भी डिमांड करोगे कोर्ट वो दे देगी। कोर्ट सारे पॉइंट्स को देखती है, कंसीडर करती है, उसके बाद एक मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या हमेशा पति ही गुजारा भत्ता देता है? ऐसा जरूरी है कि पति को ही देना? इस बात पे मैं डाउट को दूर करना चाहूंगा कि सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ HMA क्लियरली कहता है कि हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ये राइट HMA में दोनों को दिया गया है। अगर वाइफ अच्छी कंडीशन में है और हस्बैंड उससे डाउन कंडीशन में है, तो हस्बैंड हैज आल्सो द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ। यह नहीं कहा जा सकता है। HMA एक बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट है जो कि बहुत बखूबी ये बात को लिखता है कि इवन हस्बैंड हैज द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ, अगर उसकी स्थिति अच्छी है। जुडिशियल सेपरेशन और तलाक में क्या अंतर है? देखिए, अगर बहुत मजाकिया शब्द में कहूं तो जुडिशियल सेपरेशन के दौरान आपको समझना होगा एक बात को कि मैरिटल ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, मैरिज सस्टेन करती है। मतलब इसका मतलब क्या है सर? मतलब जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर हस्बैंड कहे कि चाय बना लाओ 1 कप, तो मना कर दो, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेशंस अब सस्पेंडेड है। रिमेंबर दिस पॉइंट। लेकिन शादी बरकरार है, आज भी वही उसका पति है और वही उसकी पत्नी मानी जाएगी। लेकिन तलाक में ऑब्लिगेशंस एंड मैरिज दोनों समाप्त हो जाते हैं। तलाक दोनों चीजों को खत्म कर देता है। वहां ना तो कोई ऑब्लिगेशंस है और ना ही वो मैरिज सस्टेन करता है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के दौरान वो दोनों अलग अलग जगह रह तो रहे हैं, लेकिन वो है पति पत्नी। एक बात और मैं यहां पे बताना चाहूंगा जो कि ध्यान रखना चाहिए। जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना उसकी मर्जी के, इट अमाउंट्स टू रेप। वो रेप कहलाता है। तो यह ध्यान रखना चाहिए जुडिशियल सेपरेशन के दौरान कि जो नॉर्मल मैरिजेस में अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना मर्जी के, तो वो रेप नहीं है।
लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो दिस अमाउंट्स टू रेप। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखा जाना चाहिए और इस पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तलाक के कितने दिन बाद दूसरी शादी की जा सकती है? जवाब है सेक्शन 15 HMA 1955। फिर से मैं जवाब देना चाहूंगा। सेक्शन 15 ने कहा कि देखो, डिवोर्स की डिक्री आने के बाद अगर उसकी अपील का कोई पीरियड है, एक तो डिवोर्स की डिक्री आई, कोई अपील का पीरियड नहीं है, तो आप तुरंत शादी कर लीजिए। लेकिन अगर उसमें अपील के लिए 90 दिन का समय दिया गया है, तो जब तक वो 90 दिन पूरे नहीं हो जाते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दिस द पॉइंट। 90 दिन एक्सपायर होने के बाद आप दूसरी शादी करने के लिए केपेबल है। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टी अपील में चली गई तो जब तक मामला अपील में चल रहा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन हां, एक बार अपील अगर डिसाइड हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उसके बाद आपको दूसरी शादी करने की इजाजत है। तो यह बात आपको समझनी होगी कि वो जो पीरियड है वहां पे आपको वेट करना होगा। दैट इज सेक्शन 15 ऑफ द HMA। ठीक है, दूसरी शादी पे और बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या प्रावधान है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और इसमें सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, HMA 1955 बाइगेमी को लेके बहुत ही सीरियस है। कोई एक्सेप्शन नहीं देता कि आपका कस्टम क्या कहता है, आपके यूसेस क्या कहते हैं, इस पे कोई बात नहीं की गई। 5 क्लॉज 1 सिंपली कहता है कि शादी के वक्त नीदर स्पाउस शुड बी लिविंग, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सेक्शन 17 आगे रेफर कर देता है IPC को। ओके, अब तो आपके जगह नया लॉ आ गया है, वहां पे रेफर किया जाएगा BNS को, लेकिन वहां पे IPC को रेफर करते हुए कहता है कि अगर आपने बाइगेमी करी तो आपको IPC के अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। यह बात समझने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, और एक इस मुद्दे को आपने रेज किया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये, जिसको मैं यहां सामने रखना चाहूंगा दर्शकों के लिए, कि एक परंपरा यहां पे शुरू हो गई थी इस कंट्री में कि आप कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को, कई सारे सेलिब्रिटी के बारे में भी आपने देखा कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे, ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, वो इस्लाम में कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर लेते थे। सरला मुदगल के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को खत्म किया इस कंट्री से और कहा कि इवन आप कन्वर्ट होके भी दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम रिलीजन है, वो लस्ट का प्लेस नहीं है जहां पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ना तो लॉ ना तो इस्लाम, दोनों में से कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो कन्वर्जन से भी दूसरी शादी पे बार लगाया गया है। सरला मुदगल, सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स होना चाहिए हमें इस मैटर के लिए। दूसरा पॉइंट, HMA खुद भी बार लगाता है कि भाई आपकी जो स्पाउस है अगर लिविंग है तो उस सिचुएशन में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और करेंगे तो पनिशेबल भी है और शादी वॉइड भी है, वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती, याद रखिएगा। लेकिन एक बात यहां पे और ध्यान रखने वाली बात है, उसके जो बच्चे होंगे, बच्चे लेजिटिमेट होंगे। कानून बच्चों का दोष नहीं मानता। कानून बार बार इस बात पे जोर देता है कि अगर गलत शादी भी, यानी कि एक ब्रदर सिस्टर भी इस कंट्री में शादी कर ले तो शादी का स्टेटस हमें पता है कि वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उस मैरिज से एक बच्चे का जन्म हो गया तो सेक्शन 16 ऑफ द HMA क्लियरली यह कहता है कि द चाइल्ड विल बी द लेजिटिमेट चाइल्ड, और वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे पूरा हक रखता है। तो ये एक शॉकिंग सिचुएशन होगा। ओके, दूसरी शादी में सजा का क्या प्रावधान है? मतलब कितने साल की अगर सजा होगी? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 7 साल की सजा हो सकती है, सच है? डेफिनेटली आपको वहां पे सजा, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वहां पे आपको सजा जो है वो दी जा सकती है, और इसलिए मैंने कहा कि आपको IPC में रेफर कर दिया जाएगा, और IPC में जो है 7 साल की सजा जो है आपको दी जा सकती है। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या कानून है और सजा का क्या प्रावधान है, और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या सिचुएशन है? अब इसके बाद मैं बात करूंगी प्रोविजन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बनाया गया था। देखिए, 1929 से ये जंग चल रही है। 1929 में पहला कानून लाया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। कोशिश थी कि हम चाइल्ड मैरिज को रोक पाए, तो इसलिए पिनलाइज करने की बात 1929 में हुई। ओके, हालांकि 1929 ने मैरिज की वैलिडिटी पे कोई बात नहीं करी, सिर्फ यह कहा गया कि चाइल्ड मैरिज जो करवाएंगे वो जेल जाएंगे। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब लाया गया तो वहां पे भी यही बात कही गई कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में भी चाइल्ड मैरिज की वैलिडिटी को लेके यह कहा गया कि चाइल्ड मैरिज 100% वैलिड होगा, लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज कोई करवाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। तो आप देखने की कोशिश करें कि 1929 में
चाइल्ड मैरिज को हम वैलिड मान रहे हैं लेकिन पनिश कर रहे हैं। 1955 में हम चाइल्ड मैरिज को वैलिड मान रहे हैं लेकिन पनिश कर रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पहली बार इस दिशा में एक एड ऑन करता है और कहता है कि ना केवल पनिशमेंट मिलेगा, शादी का स्टेटस वॉइडेबल माना जाएगा। वॉइडेबल कहने का मतलब यह है कि अब ऐसी शादियों को कैंसिल कराया जा सकता है। वॉइडेबल का मतलब है यू हैव द ऑप्शन टू कैंसिल इट। तो आपके पास अब ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज को कैंसिल कराने का। लेकिन पनिशमेंट की अगर बात करें तो पनिशमेंट लगातार बरकरार है। और अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, सर कैसे रोका जा सकता है चाइल्ड मैरिज को, तो मैं आपको एक वर्ड में सॉल्यूशन दूंगा, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दीजिए। जैसे ही रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे, ये डर के मारे शादी को रजिस्टर कराने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है क्योंकि अगर रजिस्टर कराने के लिए गए और पता चला कि इनकी उम्र जो है वो कॉम्पिटेंट एज नहीं है, तो वहां से घर तो वापस नहीं आएंगे आप। तो इसलिए जरूरी है कि हम रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करें। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। क्या है ये, और इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। एक शादी में जब आप होते हैं तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पति पत्नी दोनों के। क्या है ये? बिल्कुल, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सेक्शन 9 को इस तरीके से कुछ समझिए कि पहले के जमाने में जब आपकी पत्नी रूठ के चली जाती थी तो उसको वापस लाने का तरीका क्या था? तो आप कहेंगे सर परिवार के सदस्य, गांव के कुछ लोग उसको मनाने के लिए जाते थे, उसका पति उसको मनाने के लिए जाता था और मना के उसे वापस लाते थे। वक्त के साथ ये कानून बदल गया है, ये प्रैक्टिस बदल गया है। सेक्शन 9 कहता है कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाए बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के, तो आप सीधे उसके खिलाफ आरसीआर फाइल कर सकते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9 में। ये क्या होता है? इसमें कोर्ट उस वुमेन से, उस वाइफ से एक सवाल पूछेगी कि क्या आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने का। अगर वो कहती है कि नहीं जी हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट आरसीआर की डिक्री हस्बैंड के फेवर में पास कर सकती है और वाइफ को कंपेल किया जा सकता है उस हस्बैंड के साथ रहने के लिए। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो कहती है कि नहीं मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूं, तो ऐसे केसेस में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कराई जा सकती है। तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अटैच करा ली जाएगी ताकि उसे मजबूर किया जाए उस वुमेन को उस मैन के साथ रहने के लिए। मैंने इस पे कहा था, एक लाइन कहा था मैंने कि ये जो कानून है आरसीआर का, ये एक गलत कानून है। आपने पिंक मूवी देखी जिसमें एक एक्ट्रेस है, वो कहती है नो मीन्स नो। बिग बी ने भी कहा नो मीन्स नो। एक वुमेन जब अनमैरिड है तो नो मीन्स नो, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो नो मीन्स नो नहीं हो पाता। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है और वो कहना चाहती है कि नो, तो उसके ना कहने के बावजूद भी अगर वो रिलेशन बनता है तो एक वैलिड रिलेशन माना जाता है, मतलब वो रेप नहीं है। एक वुमेन जब कह रही है कि मुझे एक इंसान के साथ नहीं रहना है, तो क्या इतना काफी नहीं है? उसको क्या रीजन देना जरूरी है कि मुझे क्यों नहीं रहना है? मार्क द वर्ड वेरी केयरफुली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहां पे इस बात को समझने की कोशिश करें। अब किसी ने कहा कि सर ये राइट तो हस्बैंड के पास भी है, तो मैंने ये बात कहा था, और मैंने नहीं, साउथ के कोर्ट ने ये बात कही, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करेगी। साउथ के कोर्ट ने यह बात कहा था कि मैरिज में वुमेन और मैन जो है वो इक्वल नहीं है। किसी ने कहा कि सर बोथ आर इक्वल। मैंने कहा कि नहीं, इक्वल नहीं। आप शादी के बाद बॉडी में अगर चेंजेस देखें तो वुमेन के बॉडी में चेंजेस आते हैं। मैंने एक बात कही कि मुझे एक केस बता दीजिए जहां पे प्रेगनेंसी के दौरान एक मेल की जान गई है, डिलीवरी के दौरान एक मेल की जान गई है, नहीं गई। आज तक सिर्फ डिलीवरी में वुमेन की जान गई है। तो शादी के बाद बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उसका सरनेम तक में जो चेंज आता है, प्लेस में जो चेंज आता है, इवन खाने पीने के तरीके तक में जो चेंज आता है, वो एक वुमेन की लाइफ में चेंज आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं बोथ आर इक्वल? सो वुमेन को ये राइट एक, इसलिए ये आर्टिकल 14 में जो बात की जा रही है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब यह नहीं होता है कि ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दिस इज नॉट द इक्वालिटी। इक्वालिटी सिंपली मीन्स इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और मैरिज के केसेस में दोनों एक जैसे नहीं है। ओके, दोनों के बॉडी में, दोनों के बायोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। इसलिए इस कानून को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अदरवाइज जुडिशरी एक मजबूर कर रही है एक वुमेन को अपनी बॉडी एक ऐसे इंसान को सबमिट करने के लिए जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती। तो जल्द से जल्द इसमें सुधार की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम पे इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा।
आरसीआर में जो फंडामेंटल राइट्स पति पत्नी के बीच जो पूरे करने होते हैं, इसमें सेक्स को आपको लगता है कि आधार माना गया है कि अगर आप फिजिकल रिलेशन में हैं आप दोनों के बीच? देखिए, इस बात पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में इस शब्द का जो आप बात कर रही हैं उसको मैं समझाना चाहूंगा एक बार। लीगल टर्म्स थोड़ा यहां पे है, आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में यहां पे ये साफ साफ कहा कि सरोज रानी वाले केस में कि हम वुमेन को अपनी बॉडी सबमिट करने के लिए कहां कह रहे हैं। आई एम आस्किंग हर फॉर द कोहैबिटेशन ओनली, नॉट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड, क्या आपने मैरिटल रेप को पनिश किया है? एक वुमेन को जब कोहैबिटेशन के लिए कहेंगे और वो उस मैन को मना करेगी कि आई डोंट वांट टू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या प्रोटेक्शन है उसके साथ? आप लॉ का प्रोटेक्शन देके भेजिए, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां उसका नो नो नहीं है तो ऐतराज तो होगा। तो ऐसे केसेस में आप जो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो राइट टू इक्वालिटी यहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि जस्टिफाइड है। मैरिटल रेप को लेकर एक और बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि इसको प्रूफ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं, आप बंद कमरे में हैं, तो आपकी रजामंदी या आपने मना किया ये कैसे पता चलेगा? आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, प्रूविंग बिल्कुल, अगर आप इस बात पे जाएं तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पे आप प्रिजम्पशन का ग्राउंड ले सकते हैं। ओके, चलिए प्रिजम्पशन को नहीं समझे तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दुनिया की आप समझने की कोशिश करिए कि वुमेन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो अपने रिश्ते को वो खराब करे। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैरिटल रेप की प्रूविंग की अगर बात करी जाए तो इस तरीके से तो आप कोई भी लोग अगर दो बंद कमरे में रह रहे हैं तो रेप तो प्रूव ही नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये होता है कि उस सिचुएशंस में जो बॉडी, देखिए कंसेंशुअल रिलेशन में और जो है नॉन कंसेंशुअल रिलेशन में फर्क होता है। प्लेजर के लिए बनाया गया रिलेशन एक अलग तरीके से बॉडी में मार्क्स छोड़ता है, और एक नॉन प्लेजरस जो रिलेशंस होते हैं वो बॉडी में उसका जो इंपैक्ट है, इफेक्ट है, वो डिफरेंट होता है। तो मेडिकल एविडेंसेस से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हम अलग अलग बिहेवियर को, कंडक्ट को, सिचुएशन को दिखाते हुए भी इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर उसने भी अपने आप को सबमिट किया था तो फिर ऐसे केसेस में रेप नहीं माना जा सकता है। ओके, तो अगर आपका सबमिशन है तो फिर तो कंसेंट है, लेकिन अगर वो कहना चाहती है कि रेप है तो उसे कंसेंट वहां पे नहीं देना होगा, और अगर उसने कंसेंट दिया है तो फिर आई कांट कॉल इट अ रेप, नीदर द कोर्ट विल कॉल इट अ रेप। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो विद द बायोलॉजिकल साइंटिफिक एविडेंसेस एज वेल एज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसका इस्तेमाल करके इसे प्रूव किया जा सकता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को 3 लीगल एडवाइस अपने तरफ से दें। देखिए, पहला लीगल एडवाइस मेरा ये रहेगा, वो है इग्नोरेंसिया लेजिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो इसलिए जानकार रहिए कानून के। अगर आप कानून के इग्नोरेंस में है और आपको यह लगता है कि कल जाके हम कोर्ट में यह कह देंगे कि हमें तो पता ही नहीं था जनाब कि ऐसा कोई कानून है, तो कोर्ट इस बात को बिल्कुल नहीं सुनने वाली है आपके। कोर्ट यह मान के चलती है कि भारत का हर पर्सन भारत के हर कानून को जानता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन पे जोर दीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज हमेशा कई चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए शादी जब भी हो, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि शादियों को वो रजिस्टर कराने की तरफ उनका जो है जोर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। ये दूसरा सिचुएशन है। और तीसरा सिचुएशन है कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैंने एक लाइन कही थी कि अगर आप क्रिमिनल माइंडसेट के हैं तो सीसीटीवी फुटेज में कम रहिए, लेकिन आप अगर अच्छे माइंडसेट के हैं तो हमेशा जहां पे भी रहिए तो कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट और अपने प्रेजेंस को नोटिस करवाइए। प्रेजेंस को नोटिस अगर आप नहीं करवाते हैं तो ऐसे केसेस में कई फॉल्स चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो अगर आपका प्रेजेंस नोटिसेबल है, नोटिस किया गया है, तो कल जाके अगर फॉल्स चार्जेस लगते भी हैं तो आप बहुत आसानी से उसे डिस्प्रूव कर सकते हैं कि मैं तो उस मौका वारदात पे था ही नहीं, प्ली ऑफ एलिबाई। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, अगर आप अच्छे पथ के चलने वाले इंसान हैं तो अपने आप को नजर में रखिए कैमरे के। फिलहाल जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में किसी नए गेस्ट और नए विषय के साथ।